हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन फेवरेट चैनल बटनेर आईएएस। मैं दिव्या कवात्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल के कोर्स में। आई रियली होप आप सभी बेहतर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं एंड कोविड से बचे हुए हैं, अच्छे से प्रोटोकॉल्स को, प्रोटेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। प्लीज़ ध्यान रखें, बहुत सारी गैदरिंग्स में ना जाएं, है ना। मास्क पहन कर रखें, सैनिटाइज़र का प्रॉपर यूज़ करते रहें। स्टे सेफ और खुद के लिए भी, फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी प्लीज़ फॉलो दी गाइडलाइंस, है ना। चलिए, तो आज के टॉपिक पर बात करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं आज का कोर्स। एंड टॉपिक की बात करें तो हमने देखा था कि लास्ट हमने ओशनोग्राफी जो है वो कंप्लीट कर ली थी, ओशनोलॉजी कंप्लीट की थी, लैंडफॉर्म्स देखी थी, सी, वेव, टाइड, इस तरह की सारी चीज़ें देख ली थी। ओशंस के मिनरल्स बाकी हैं, जो कि हम मिनरल्स वाले टॉपिक में एक साथ कवर कर लेंगे, इसलिए हमने उसको अभी के लिए स्किप कर दिया है। ठीक है, तो ओशन के जो मिनरल्स वगैरह का टॉपिक है, जब हम इंटायर मिनरल्स करेंगे थ्रू आउट द अर्थ, तो तभी हम ओशन के मिनरल्स को भी उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। अब आ गया है भाई जो हमारा सबकी नींद उड़ा देने वाला टॉपिक। तो ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको क्लाइमेटोलॉजी जो टॉपिक है उससे डर लगता है, क्लाइमेट चैप्टर्स से डर लगता है, समझ में नहीं आता है, प्रोसीजर, मैकेनिज्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट आप चिंता नहीं करें, बहुत इत्मीनान से और एकदम डिटेल के साथ हम लोग इसको कवर करेंगे। थोड़ा सा फास्ट भी कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता ये, बस आपको एक बार क्लिक कर जाना चाहिए कॉन्सेप्ट, तो बहुत इजी है। तो जो बेसिक मैं आपको क्लाइमेट पर पहुंचने से पहले बता रही हूँ, ठीक है, जो हम आज शुरू करने वाले हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर को समझना। ठीक है, एटमॉस्फेयर को समझना, सोलर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको समझना, जैसे सोलर रेडिएशन कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कितना सेव होता है, कितना वापस चला जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, किस प्रकार से किन क्रियाओं के थ्रू आता है, सोलर रेडिएशन क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस क्या है, ठीक है, हीट बजट क्या है, ठीक है, प्रेशर जोन्स क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है आपको क्लाइमेट को समझने में बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो क्लाइमेट अपने आप में टॉपिक टिपिकल नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनकी क्लैरिटी बस ज़रूरी होती है। अगर हम क्या करते हैं, सीधा क्लाइमेट चैप्टर खोलते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। हाँ भैया, यहाँ पर ये क्लाइमेट था, यहाँ पर इस प्रकार की रेनफॉल हो रही है, ऐसी कंडीशन आ रही है, अगर ये बदल जाता है तो ये मानसून आता है, ऐसे हो जाता है तो लानीना अल्नीनो आ जाता है। अब वो हम खिचड़ी बनाने लगते हैं, है ना। आपको क्या करना है, पहले इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मैकेनिज्म चल रहा है। अगर हमको ये मैकेनिज्म समझ में आ जाता है, ठीक है, अगर हमको ये मैकेनिज्म समझ में आ जाता है, देन क्लाइमेट समझना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज हम एटमॉस्फेयर की बात करने वाले हैं, उसके बाद हम सोलर रेडिएशन और हीट बजट की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएंगे तो क्लाइमेट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो, तो आज के टॉपिक पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या जो स्ट्रक्चर है वो बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, हालांकि हमने एटमॉस्फेयर पहले कवर कर लिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कवर नहीं किया है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अभी क्या है कि जब हम इसको क्लाइमेटोलॉजी से जोड़ते हैं तो एक बार फिर से हमें थोड़ा सा इसको समझना है और रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए, तो आगे बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से टॉपिक को चलाना है। और उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे नए साथियों के लिए। मैं हूँ आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा। This is my short bio, and I'm an ex-faculty of Bharatiya Ashram as well as an ex-faculty of Academy. राइट, चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कि वायुमंडल का जो संगठन है वो कैसा है और उसकी संरचना कैसी है। ठीक है, ये हमको समझना है। बेसिक हमने पहले देखा है, थोड़ा सा आप रिवाइंड करते रहिएगा माइंड में। लेकिन हम बात करें अगर वायुमंडल की संरचना की, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भैया वायुमंडल क्या है। ठीक है, तो वायुमंडल की परिभाषा को समझते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर मान लो एक एप्पल है, ठीक है, इस प्रकार का अगर एक एप्पल है, तो जो एप्पल अंदर है और उसके ऊपर एक पतली सी लेयर, रेड कलर की एक पतली सी लेयर है ऊपर, और अंदर हमारा एप्पल है।
है ना। तो ये जो एप्पल इंटीरियर स्ट्रक्चर है इसका, ये तो अर्थ है, और जो बाहर की इसकी पतली सी रेड लेयर है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। वो कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी को एकदम ब्लैंकेट की हुई, ओढ़े हुई एक चादर जैसा एक स्ट्रक्चर है, जो कि विभिन्न प्रकार की गैसेस एक्सेट्रा से बना हुआ है। वो क्या करता है, पूरी पृथ्वी को ऐसे समेट के रखता है अपने अंदर, छुपा करके इस तरह से समेट कर अपने अंदर रखता है। हाँ, तो अब पृथ्वी के चारों ओर जो लिपटा हुआ गैसों का आवरण है, जो पृथ्वी का एक अखंड भाग है। अब एप्पल आपको बिना छिलके का थोड़ी ना मिलेगा, बेचारा उगेगा तो छिलके के साथ ही उगेगा ना। ये छिला हुआ एप्पल उगाने की कोई तकनीक है नहीं है ना, आएगा तो उसके साथ ही आप अलग कर सकते हैं बाद में, वो एक अलग मैटर है, लेकिन रहेगा तो उसका अखंड भाग। तो वैसे ही पृथ्वी का अखंड भाग है, अब इसको हम चाहकर अलग नहीं कर सकते कि भाई छिलके की तरह उतार नहीं सकते। कहीं आप बोलो कि मैडम एटमॉस्फेयर को भी छिलके जैसा उतार देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो चारों तरफ से जो पृथ्वी को घेरा हुआ है वही क्या है, वायुमंडल है, यानी कि एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो इसके लिए एक जलवायु वैज्ञानिक हैं क्रिचफील्ड। ठीक है, जलवायु वैज्ञानिक हैं, ठीक है, क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, जो नाम क्या है उनका, क्रिचफील्ड। ठीक है, नाम ध्यान रखना। क्रिचफील्ड जो है, उनके अनुसार क्या है, वायुमंडल अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था, 58 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व आया था, यानी कि कौन सा एरा चल रहा था, कैम्ब्रियन एरा में आया। ठीक है, कब आया, कैम्ब्रियन एरा में। किसने बोला, क्रिचफील्ड ने बोला। कितना पुराना है वायुमंडल, इन्होंने बताया 58 से 50 करोड़ वर्ष पहले वर्तमान स्वरूप में तैयार हो गया। ठीक है, अब वायुमंडल के भार की बात करें, भार कैसे, भाई जाहिर सी बात है कि आपने क्या किया, आपका एक फोन था, उसको आपने डब्बे में पैक कर दिया, जो फोन का डब्बा होता है उसमें पैक कर दिया। ठीक है, अब इमेजिन करना कि जो फोन का वेट है और जो उस डब्बे का वेट है जिसके अंदर फोन रखा हुआ है, क्या वेट में डिफरेंस आएगा, आएगा। कैसे, डब्बे वाला जो हमारा पलड़ा है वो भारी हो जाएगा, क्यों, यहाँ सिर्फ फोन था, यहाँ डब्बे का भी भार है। वैसे ही अगर पृथ्वी की बात करें, तो जो वायुमंडल उसको घेरे हुए है उसका अपना एक भार होता है, जैसे डब्बे का अपना एक भार है ना। तो वो वायुमंडल का भार कितना है, अब अगर फोन का भार इसमें से हटा दो तो आपको डब्बे का भार मिल जाएगा ना। वैसे ही वायुमंडल का भार देखें तो 5.6 इंटू 10⁻25 टन इसका भार होता है। कितना है, 5.6 इंटू 10⁻25 टन्स वायुमंडल का भार। और इसके भार का लगभग आधा भाग जो है धरातल से 5500 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है। डिस्टेंस कितना है, 5500 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है। तो हमारी जो रीसेंट रिसर्च है ना, वो हमें बताती है कि वायुमंडल की जो लास्ट ऊंचाई या विस्तार है वो 16,000 किलोमीटर से 32,000 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। क्योंकि अब आप वायुमंडल के बाहर चले गए हो तो अब आप यूनिवर्स में पहुंच गए हो, आपको पता नहीं है भाई कहाँ शुरू कहाँ खत्म, कुछ भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ओपन एंडेड चीज है ये। ठीक है, ओपन एंडेड चीज है कि भाई अंत कोई नहीं है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। लेकिन फिर भी जो अनुमान लगाया जाता है कि भाई जो संरचना है वायुमंडल की वो 16,000 से 32,000 तक फैलती है, उसके बाद क्या है, सामान्य यूनिवर्स में तब्दील हो जाती है। ठीक है, अब वायुमंडल का जो 50% भाग है, इसके 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक 75% भाग, और 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। मतलब कि वायुमंडल का 50% भाग तो 5.5 किलोमीटर में ही सिमट जाता है। उसके बाद बचा हुआ जो हिस्सा है उसका 75% भाग 16 किलोमीटर तक है, और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है हमको। ये 32 किलोमीटर तक 99% हम कहते हैं कि खत्म हो गया।
ठीक है, 5.5 किलोमीटर जाओगे 50% आपका वायुमंडल खत्म हो गया, 16 किलोमीटर तक जाओगे 75% खत्म हो गया। और 99 कहते हैं क्योंकि हम 100 नहीं कह सकते, क्योंकि हमें फिक्स्ड कोई चीज़ मालूम नहीं है, इसलिए 99% इसको बोलते हैं। और 99% 32 किलोमीटर तक समाप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है? वायुमंडल की परिभाषा देखी हमने कि भाई क्या है, पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का एक विशाल आवरण है, गैसेस का एक कवर है, जो कि पृथ्वी का एक अखंड भाग है, अभिन्न भाग है, अलग नहीं किया जा सकता, और चारों तरफ से पृथ्वी को घेरा हुआ है। ये क्या है? वायुमंडल है। इसी की तर्ज पर जलवायु वैज्ञानिक जो है क्रिचफील्ड, उन्होंने बताया था कि वायुमंडल जो वर्तमान स्वरूप हम आज देखते हैं, जो हम आज स्टडी करते हैं, वो 58 to 50 करोड़ ईयर्स पहले क्रिएट हो गया था कैम्ब्रियन एरा में। कौन से एरा में? कैम्ब्रियन युग में क्रिएट हो गया था। फिर बात करी वायुमंडल के भार की। भार कितना है? 5.6 × 10⁻25 टन। ये क्या है? भार। ठीक है, भार का लगभग आधा जो भाग है वो धरातल से 5500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इतना ज्यादा प्रभाव जो कि नहीं डालता है। और आधुनिक जो अनुसंधान है वो भी हमें ये स्पष्ट करते हैं कि वायुमंडल की जो लास्ट ऊंचाई है वो 16 से 32 हजार तक जाती है, जिसमें 50%, 75% और 99% का हमने रेशियो देख लिया है 5.5, 16 और 32 किलोमीटर की ऊंचाइयों पर। ठीक है, समझ में आया बेसिक वायुमंडल का। वायुमंडल के संगठन की बात करें, कॉम्पोजिशन की बात करें, वायुमंडल का संगठन या संघटन की बात करें, तो बहुत सारे तत्वों से मिलकर ये वायुमंडल बनता है। जैसे हमने देखा गैसेस का आवरण है, तो गैसेस मतलब कोई एक गैस नहीं है, बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है। ठीक है, तो कौन कौन से तत्व हैं इसमें? गैसेस हैं, हम उनका देखते हैं कितना % यहाँ पर मौजूद है और स्रोत क्या है उन गैसेस का यहाँ पर आने का। ठीक है, सबसे पहली गैस हमारे पास है नाइट्रोजन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा होती है। नाइट्रोजन है 78.03%। मैक्सिमम जो गैस है यही पाई जाती है। हालांकि हम जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि नाइट्रोजन हवा में मैक्सिमम होने के बावजूद हमारी जो सॉइल है वो नाइट्रोजन रहित रहती है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट रहती है। ऐसा क्यों है? जब लीव्स या रूट्स बाकी सब चीजें एटमॉस्फेयर से ले रही हैं, तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लेती हैं? सॉइल में डेफिशिएंसी क्यों है ना? चलिए एग्रीकल्चर का टॉपिक करेंगे तब देखेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन का आयतन कितना है? 78.03। और स्रोत क्या है इसका? जैविक यानी कि ऑर्गेनिक। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो है 20.99। सेकेंड पोजीशन पर आता है ये 20.99। स्रोत कैसा है? ये भी जैविक है। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है आर्गन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सीक्वेंस याद रखते हैं, आर्गन बीच में से भूल जाते हैं। आर्गन भी बीच में है, इसको हमको याद रखना है 0.93% पर। ठीक है, आर्गन कहाँ से मिलता है हमको? रेडियोलॉजी से मिलता है। सोर्स क्या है? रेडियोलॉजी से ये रिलीज होता है आर्गन 0.93%। फोर्थ हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। CO2 है 0.03%। जैविक भी है, औद्योगिक भी है, इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है। अब हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। किसकी वजह से इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है इंडस्ट्रीज? क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो बन रही हैं, है ना? तो इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चलिए, तो ये है। और उसके बाद फिफ्थ हमारे पास आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? 0.01%। जैविक भी है और प्रकाश रासायनिक भी है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से भी हाइड्रोजन का क्रिएशन होता है। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन सीरीज वाइज है, मैक्सिमम नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। पांचों का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको जरूर याद होना चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ओके, चलिए इसके बाद हमारे पास आता है नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और ओजोन। क्या है? नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और ओजोन। ओजोन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में यहाँ पर मिलता है, प्रकाश रासायनिक से आता है। ठीक है,
उसके अलावा हमारे पास नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन। ठीक है, ये जो गैसेस हैं बाकी की मौजूद है। कुछ प्रमुख गैसेस की थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं कि भाई किस मात्रा में मौजूद है और कैसे इनका जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। ये वातावरण को कैसे एनवेलप किए हुए हैं, एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को कैसे एनवेलप किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या है, जैविक रूप से निष्क्रिय है और बहुत भारी गैस है। ठीक है, क्या है कि ऑर्गेनिक रूप से देखा जाए तो एकदम निष्क्रिय है, कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं करती है, काम नहीं करती है और बहुत ज़्यादा भारी गैस है। भाई देखो, यही रीज़न है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में टिकी हुई है। समझ रहे हो, क्योंकि जो सोलर विंड्स आई थी उन्होंने क्या किया था कि जितनी हल्की गैसेस थी उन सबको उड़ा के बाहर कर दिया था यूनिवर्स से, लेकिन जो भारी गैसेस थी वो रुक गई। और भारी गैसेस पे क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशन, है ना। तो ग्रेविटेशन की वजह से ये पृथ्वी के साथ बहुत टाइटली बंधी हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हमको मिलती है। तो इसका भारी होना एक कारण है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम क्यों मिलती है हमको पृथ्वी के वायुमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ये हमारा पहला जो इसका फीचर है नाइट्रोजन गैस का, वो हमने देखा। अब इसके सेकंड फीचर पर अगर हम बात करें तो इसका चक्रण जो है वायुमंडल, मृदा मंडल, जैव मंडल में अलग अलग रूप से होता है। कैसे कि देखो, नाइट्रोजन साइकिल चलती है, हर एक कंपाउंड की एक अपनी साइकिल है। जैसे जीव की एक अपनी साइकिल है, भाई आप जन्म लेते हैं, आप आयु ग्रहण करते हैं और ये आयु बढ़ती जाती है। आप बालावस्था में आते हैं, युवावस्था में आते हैं, प्रौढ़ावस्था में आते हैं, वृद्धावस्था में आते हैं और फाइनली जो है कहानी खत्म हो जाती है, पर्दा गिर जाता है। ये क्या है, ह्यूमन का बर्थ साइकिल है। ठीक है, और कुछ परसेप्शन से माना जाए तो मनुष्य फिर से जन्म लेता है और फिर से इसी चक्रण में चला रहता है। तो ऐसे ही हर एक जो कंपाउंड है पृथ्वी का, उसका भी अपना एक चक्र है। तो नाइट्रोजन के चक्र की बात करें तो इसका जो चक्र है वायुमंडल, मृदा मंडल, जैव मंडल सब में अलग अलग रूप से होता है। ठीक है, वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो तो है ही, हमने देखा था एटमॉस्फेयर के संगठन में क्या नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैसेस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है ना। तो वहां इसका चक्रण चल रहा है। फिर आता है मृदा मंडल में। मैंने आपसे कहा था कि मृदा में हमारी जो इंडियन सॉइल की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो काफी कम होती है ना। अब कम होती है लेकिन है तो सही, है तो मतलब मृदा मंडल में भी ये नाइट्रोजन जो है वो ट्रैवल कर रही है किसी ना किसी रूप में। और ये ट्रैवल कर रही है तो कैसे कर रही है, अगेन एक साइकिल चल रहा है इसका। इसी तरह से जैव मंडल में बायोलॉजिकल जो चीजें हैं उनमें भी ये ट्रैवल करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर जगह पर नाइट्रोजन का अपना एक साइकिल चलता रहता है। इसमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर मृदा मंडल की बात करें तो एक राइजोबियम बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, क्या होता है, हमने आपसे बात की थी कि नाइट्रोजन गैस में समझेंगे इस चीज को। वैसे तो एग्रीकल्चर में आएगा ये डिटेल में, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। क्या होता है ना कि जैसा हमने बात की कि भाई जब सनलाइट ले रहा है पौधा, जब पानी ले रहा है बाहर से, सब कुछ ले रहा है, तो वाई नॉट नाइट्रोजन। जब पर्यावरण में भारी मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद है तो हम ले क्यों नहीं रहे हैं, वो पौधे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको ग्रहण क्यों नहीं कर लेते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ जाएगी तो उर्वरता बढ़ जाएगी, हमें खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी रहती है, फास्फोरस की कमी रहती है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जिस फॉर्म में नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में मौजूद है, कंपाउंड्स होते हैं ना अलग अलग, भैया अब ऑक्सीजन सिंगल मॉलिक्यूल भी हो सकती है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में भी हो सकती है, ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में भी हो सकती है, ऑक्सीजन तो है। लेकिन ये जिस तरह के कंपाउंड में मौजूद है, N2 के कंपाउंड में, वो जो है वो पौधे ग्रहण उसको उस फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है,
उनका इनबिल्ट स्ट्रक्चर ऐसा है, जैसे मानो आपको कोई चीज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल रही है, बिजली से चलती है, आप उसको काइनेटिक एनर्जी दिए जा रहे हैं। भाई जिनका काम ही देसी से चलता हो उनको अंग्रेजी दे के क्या करोगे, उनको हवा ही नहीं लगेगी। समझ रहे हो? तो जिसको जिस फ्यूल के साथ चलाया जा सकता है ना, उसको वही फ्यूल देना पड़ता है बात की नहीं? कि बंदी आईफोन लेकर ही मानेगी तो आईफोन ही देना पड़ेगा, कितने ही गिफ्ट देते रहो कोई काम के नहीं है। ये आज का कड़वा सत्य है, सही है कि नहीं? चलो, तो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं आप, तो कैसे चले गाड़ी? वैसे ही पौधों का भी अपना एक स्ट्रक्चर है जिसपे वो रन करते हैं। उनको जो नाइट्रोजन की जरूरत है वो ये नाइट्रोजन है ही नहीं। आईफोन में भी कलर चॉइस हो सकती है भाई, ऐसी बात नहीं है ना? अरे कलर के नाम पर बंदा बदला भी जा सकता है। चलिए 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 भाई, दिल पर मत लेना, काफी लोग इससे कनेक्ट कर रहे होंगे और दिल पे लेके बैठे होंगे, आई दैया कहाँ पहुंचा दिया मैम, अब हम पढ़ेंगे कैसे? दुखती रग पे हाथ रख दिया, अब तो हमको शायरियाँ सुननी पड़ेंगी जाकर, मैं खानों में जाना पड़ेगा, है ना? अंग्रेजी देसी छोड़ो, हम सब सब ले लेंगे आज तो। कौन सी यादों में डाल दिया हमको। चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, राइजोबियम से मिलते हैं हम, उसको छोड़ो, हम राइजोबियम से मिलते हैं। तो अब ये जो फॉर्म है उसमें ये मौजूद, जिस भी फॉर्म में मौजूद है उसमें तो भाई पौधे इसको ले नहीं सकते, ये तो भैया एक्सेप्ट नहीं होगा, कार्ड डिक्लाइन हो चुका है। अब क्या है, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो क्या किया जाता है कि एक बैक्टीरिया है, बहुत सारे हैं ऐसे, एक नहीं है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम। कौन है? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो ये मौजूद है इसको नाइट्रेट में बदल देता है। ब्लू आईफोन पे पिंक कवर लगा दो, हो सकता है काम चल जाए। भैया पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं देते हम, कल को आके बोलो मैडम आपने ऐसा बोला था और हमारा तो ब्रेकअप करवा दिया है। एक आइडिया है, आइडिया है, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो नाइट्रेट में बदल दिया, अब पौधे इसको ले सकते हैं। है क्या? नाइट्रोजन है, ऐसे नहीं वैसे लेंगे, चलो तुम वैसे ले लो, हम तुमको वैसे दे देते हैं। राइजोबियम ये काम करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, वहां पर ये बैक्टीरिया रहता है, जितना भी नाइट्रोजन होता है उसको चेंज करता रहता है और सॉइल में डिवॉल्व करता रहता है। नाइट्रेट के फॉर्म में पौधे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सॉइल से ले लेते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा पूरी हो जाती है। और सब जगह इसको लगा नहीं सकते क्योंकि ये बैक्टीरिया सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में काम करता है, मतलब सिर्फ दलहन वाली फसलों में काम करेगा ये, अब सब जगह नहीं छोड़ सकते इसको। सही है, थोड़े सेंसिबल लोगों के साथ ही आइडिया काम करेगा ना, कि भाई ब्लू के ऊपर पिंक कवर लगा दिया। अब जो जवाक जिद पर अड़े हों तो फिर क्या ही कर लोगे तुम, है ना? तो फिर तो वो पता पड़ा कि फोन पटक दिया, वहीं तोड़ दिया। गया 1,00,000 1,50,000 का चूना। तो ये पॉसिबिलिटी भी है भाई, ध्यान रखना, प्ले एट योर ओन रिस्क। चलो, अब क्या होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में एसिड रेन के लिए भी उत्तरदायी रहता है। नाइट्रोजन जो होता है रेन के साथ मिलकर जब बारिश आ रही होती है तो उसकी गैस और वेपर और पानी और सबके साथ मिलकर रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब इस ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन जो पीला पड़ जाता है ना, सब हमारा ताजमहल बेचारा पीला पड़ गया था, जॉन्डिस हो गया था उसको, फिर उसकी साफ सफाई करवाई गई, ब्लेम लगा दिया एसिड रेन पे। बेचारे शाहजहां के जमाने से आज तक उसको साफ तो किए नहीं थे ढंग से, तो पीला तो पड़ना ही था बेचारा, साफ किया तो रंग निकल गया उसका, है? क्या बोले छोरा काला पीला है, भाई कहीं नहा ही लेगा तो सही हो जाएगा, नहा ही नहीं अगला तो काला पीला ही दिखेगा। पता पड़ा नहा के हीरो बन के आ गया, बंदी अफसोस कर रही है यार इसको मना कर दिया हमने, ये तो अच्छा खासा रिश्ता था। है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो है, दिखा दिया इंतकाम बेचारे ने। चलो, ये था नाइट्रोजन। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया
ये हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे या फिर जब एग्रीकल्चर का टॉपिक करेंगे तब अब वापस आएगा, चिंता मत करना। पर अभी के लिए ठीक है, एग्जाम्पल है एक याद रखो, राइजोबियम बैक्टीरिया है, बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, याद रखना। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में नहीं करता, नाइट्रेट में करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड तो H2O से मिलकर बनती है। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन भी क्या करता है, रिएक्शन करके आगे जंग लगाने का काम करता है। ठीक है, राइजोबियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, जो कि क्या है, पौधे ग्रहण कर लेंगे, हो गया काम। ठीक है, नेक्स्ट जो गैस है हमारे पास, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है कैसी होती है, प्राणदायिनी गैस है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अब आज के समय में अगर आप ऑक्सीजन की वैल्यू ना समझे, बड़ा गंदा कटाक्ष है ये, लेकिन आज के समय में भी अगर आप ना समझें इसको तो कैसे चलेगा, है ना। श्वास श्वास तो बिक गई, सच्चाई से रहे मुंह फेर। बड़े बड़ों का अहंकार ढेर हो गया इस कोविड में, क्योंकि जब इसकी बात आई तो सबकी धन दौलत फीकी पड़ गई, घमंड फीका पड़ गया, औहदे फीके पड़ गए, ऊंचाइयां फीकी पड़ गई, दादागिरी फीकी पड़ गई, गुंडागिरी फीकी पड़ गई, सब छूट गया। ऐसे ऐसे घूम रहे थे हर सिटी के बड़े बड़े डॉन, डोर टू डोर घूम रहे थे ऐसे हाथ जोड़ के कि भाई ये इंजेक्शन चाहिए। हर एक मेडिकल स्टोर पर, हर एक फार्मेसी में जाकर ये इंजेक्शन दे दो, इंजेक्शन दे दो, इंजेक्शन दे दो। क्या तो उनकी पिस्तौलें काम आई, क्या तो उनके एजेंसियां काम आई, क्या उनके गुंडे काम आए, और क्या ही उनकी जो चोड़ थी, जो दादागिरी थी, क्या काम आई, कुछ काम नहीं आई, है ना। प्राणदायिनी गैस है ये है तो सब है, नहीं तो भैया तुम कौन और हम कौन, मिट्टी है सब, है ना। बड़े फिलोसफी झाड़ रही है मैडम आज। कोई बात नहीं, कभी कभी सुन लेना चाहिए, तो क्या बड़ी बात है। चलो, तो इस भारी गैस का संघनन वायुमंडल के निचले भाग में है ना, निचले भाग में रहता है, जहाँ पर इंसानों तक इसकी पहुंच रहती है, और वहीं पर क्या है, संगठित रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ठीक है, ओके। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन के लिए इतना ही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा जानने की हमको ज़रूरत है नहीं, और कोई इसका टिपिकल सेंस बनता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। बहुत सारे कारणों से इस गैस की सांद्रता जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है, उसमें वृद्धि हो रही है। इंडस्ट्रीज हैं, चाहे कुछ भी रीज़न है, लेकिन वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, और जलवायु परिवर्तन की समस्या भी आ जाती है। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारी, आप देख रहे हैं अब इस समय पर, इस मौसम में कौन सी बारिश हो रही है भला, पर हो रही है। नॉर्थ इंडिया में आप देखें तो बहुत बारिश हो रही है। मेजर जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो क्षेत्र हैं सब बारिश से ढके पड़े हैं, समझ रहे हो। फेब तक आती तो मावट कह देते, अब क्या है, कहाँ से आई है ना। पर ठीक है, इस मौसम में हल्की फुल्की बारिश होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रही है, सामान्य दर से ज़्यादा है। तो क्लाइमेट चेंज की ये जो प्रमाण है हमको दिखते ही हैं, गर्मी बढ़ जाती है, या ये कोविड जैसी चीज़ें भी क्या है, पर्यावरण चेंज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें जो नेचर को हमने नुकसान पहुंचाया, वो रिटेलिएट कर रहा है। यही तो है भाई, हिसाब बराबर होता है, सबका होता है ना। अभी एक मीम चल रहा था कि एक बच्चा पैदा हुआ और वो ऐसे गंदी सी शक्ल बना के बैठा है। तो उसको कैप्शन दे रहे हैं कि ये हालत कब होती है, जब आप फर्स्ट वेव में मर गए थे और थर्ड वेव में फिर से पैदा हो गए, कि भाई ये क्या मजाक है ना। फिर से मरने बुलाया हमको, रुक जाते, अभी तो मरे थे, या पहली वेव में ही तो गए थे, फिर से बुला लिया, अरे, है ना। नेचर रिटेलिएट करता है, जिसको जितना भुगतान करना है वो करता ही रहेगा। सही है, जितना आपने नेचर को नुकसान पहुंचाया है उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। खैर, नेक्स्ट गैस पर आते हैं, दैट इज ओजोन। अब वायुमंडल में जो अति अल्प मात्रा में पाए जाने वाले ओजोन है, सबसे ज्यादा सांद्रता उसकी 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है। ये किस लिए यूजफुल है,
यूवी रेज से हमें बचाता है। किसकी यूवी रेज? सन की यूवी रेज। सन से जो किरणें आ रही हैं वो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें ह्यूमन के लिए बहुत ही बेकार होती हैं, उसकी स्किन खराब कर देंगी, जला देंगी, स्किन कैंसर कर देंगी। ठीक है, अगर बहुत भारी मात्रा में डायरेक्ट आ गई तो जली जाएंगे हम, जैसे मीटियोराइट्स जल के राख हो जाते हैं ना, वैसे हो जाएंगे हम। अगर थोड़ी बहुत छलनी होकर भी इनडायरेक्ट भी पहुंचती है तो स्किन को इतना खराब करेगी कि स्किन कैंसर के लिए शिकार हो जाएंगे हम। ये ओजोन लेयर हमको इस रेस से बचाती है। वो क्या करती है कि यहीं इसको फिल्टर कर देती है। हम तक जो पहुंचती है वो धूप पहुंचती है, करारी करारी, जो हम अभी सर्दियों में मस्त एंजॉय कर रहे हैं, है ना। खाना खाते धूप में जाके बैठ जाते, मस्त नींद आती है, खटिया लगाई, सो गए। अब देसी लोगों की बात है भाई, ये मॉडर्न लोग की उसमें समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, चलो। बट एनीवेज द थिंग इज कि अभी जो हालत है ना वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन की जो मात्रा है वो कम हो रही है। जैसे ओजोन होल डेवलप हो गया था, लेकिन अभी ये देखा गया कि कोविड के समय पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, व्हीकल्स बंद हो गए, पोल्यूशन कम हो गया, लोगों ने बेकार के काम करने बंद कर दिए, तो इससे ओजोन होल क्या है, हील हो गया। रोल देखिए आप भैया, इसको हील करने के लिए नेचर को खुद आना पड़ा। हम तो नहीं समझने वाले थे कि भैया इसको हील करें, हम तो अपने ही सोचे जा रहे थे। नेचर ने सब कबाड़ा कर दिया कि भैया तुमसे कुछ ना हो पाएगा, हम ही देख लेंगे इसको। काफी हद तक ही इसको हील कर दिया गया है थ्रू आउट द कोविड पीरियड। ठीक है, होल होने का मतलब क्या है? मरेंगे तो हम ही, लेकिन कुछ पल के जो सेटिस्फैक्शंस होते हैं ना, जैसे अभी पढ़ रहे हैं आप और फिर याद आ जाता है नेटफ्लिक्स का कोई सीरीज, अमेजन प्राइम की कोई मूवी, डिज्नी हॉटस्टार का कोई शॉर्ट फिल्म, याद आ गया यार, देख लेते हैं, एक एपिसोड देख लेते हैं, मैं बस एक एपिसोड देखूंगा, 10 मिनट बस। कब रात की सुबह हो जाती है भगवान जाने। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स वाली चीज है, हो जाता है ना। आप सब रिलेट कर सकते हैं, आई एम श्योर कभी ना कभी आप सबके साथ ऐसा हुआ है। अगर सीरीज के लिए नहीं हुआ तो किसी और चीज के लिए हुआ होगा। भैया फोन पे बात कर रहे हैं, 10 मिनट बात करेंगे, उसके बाद पढ़ लेंगे, यार जी नहीं लग रहा, उदास हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तबीयत वबीयत पूछ लेते हैं, बस 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 10 मिनट बात करेंगे, 15 मिनट, बस आधा घंटा, 2-3 बजे और फोन पे ही बंदा चित है, मेरा बाबू सो दिया, फिर ये चालू होता है। बट क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं उस चीज, क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। ये क्या है? शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं जिसके लिए हम लॉन्ग टर्म गोल्स को मौत के घाट उतार देते हैं। टू बी अ बिट ड्रामेटिक, क्या करते हैं, हम लॉन्ग टर्म गोल्स को खत्म कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख ही नहीं रहे हैं कि भैया जलना हमको ही है, ये यूवी रे पहुंच गई हम तक तो जल के राख हो जाएंगे। तो ये इंडस्ट्रीज किसके लिए बना रहे हो, किसके लिए इतना काम कर रहे हो? सोचो, खुद को जलाने के लिए बिस्तर तैयार कर रहे हो, हैं, लकड़ियां दे रहे हो, भैया लो हमें जलाने के लिए इसका यूज कर लेना, जिंदा जल जाएंगे। मरे बाद जलाते तो समझ भी आता, समझ रहे हो। तो ये कोई सेंस नहीं है, लेकिन हम क्या है, समझते नहीं है, तो अब नेचर ने अपना काम कर दिया। खैर, अब वर्तमान में क्या है, सीएफसी और अन्य ओजोन क्षरण पदार्थ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर को काफी सारा नुकसान हो रहा है। गैसेस में बात करें तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हैवी गैसेस है। जबकि बाकी जो गैसेस हैं वो लाइट गैसेस होती हैं, जैसे कि हीलियम वगैरह है, बहुत लाइट होती हैं, वो ऊपरी भाग में मिलती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से भारी हैं तो निचले भाग में मिलती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन जो है अस्थाई गैसेस हैं, ये बनती है और टूट जाती है, बनती है फिर टूट जाती है, कंपाउंड बनता है, CO2 बन रहा है, H2O बन जाएगा, कार्बन किसी और के साथ रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बना लेगा, CH4 मीथेन बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टूटता बनता रहता है। वैसे ही ओजोन का मॉलिक्यूल है O3 मॉलिक्यूल, ये टूटता है, O2 स्टेबल है ज़्यादा, O3 ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ओजोन का सिंबल क्या होता है, O3। 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलते हैं तब ओजोन बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारा ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो ये जो स्टेबल कंपाउंड है ये O2 है, O3 इतना स्टेबल नहीं है। तो जैसे यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया,
H2O प्लस O2, 3 मॉलिक्यूल आ गए कि नहीं ऑक्सीजन के। H2O भी स्टेबल है, O2 भी स्टेबल है, दोनों अपने अपने काम लग गए। O3 मॉलिक्यूल टूट गया। ये टूटता रहेगा तो फिर छेद तो होना ही है, समझ रहे हो। तो O3 इसलिए कहते हैं कि अस्थायी है, ये टूटता है फिर बनता है, टूटता है फिर बनता है, ये कंटिन्यूअस चेंज में रहता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हैं अपने आप में। ये स्टेबल हैं तो ये ऐसे की ऐसी ही रहती हैं गैसेस, इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ये दूसरों के साथ रिएक्ट करती हैं और नए कंपाउंड्स बनाती हैं, लेकिन अगर ये अपने इंडिविजुअल फॉर्म में भी हैं तो काफी स्टेबल हैं, वैसे भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। चलो, फिर आता है जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर की बात करें तो वायुमंडल में आयतानुसार 4% जलवाष्प की मात्रा हमेशा विद्यमान रहती है। 4% जलवाष्प, 4% वाटर वेपर एनी टाइम आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगा ही मिलेगा। सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास होती है और सबसे कम ध्रुवों के आसपास होती है। जाहिर सी बात है, ध्रुव ठंडे हैं, वहां वेपर बचेगा नहीं। भूमध्य रेखा पर कंटिन्यूअस बारिश होती है, कंटिन्यूअस बारिश है तो भैया वेपर तो चलेगा ही। सही है कि नहीं। तो ये क्या है, वाटर वेपर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इतना समझ में आया। गैसेस का कंपाउंड हमने देखा कि किस तरह से है। अब भूमि से अगर हम 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो वायुमंडल में टोटल जो जलवाष्प का 90% भाग होता है। कितना, 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई में। ठीक है, और जल वाष्प सभी प्रकार के संघनन और वर्षण संबंधी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार। नेचुरल सी बात है, वाटर वेपर उठता है, कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं, बादलों से बारिश, प्रेसिपिटेशन होता है, नेचुरल प्रोसेस है। तो ये मौसमी घटनाएं इसी से तो चलेंगी। ये पानी चलता जाएगा, हवाएं चलती जाएंगी, प्रेशर क्रिएट होता जाएगा, तो वेपर का उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। मेन ड्राइविंग फोर्स हो गया वेपर, है ना। जलवाष्प एक मेजर ड्राइविंग फोर्स हो गया, उसको चलाने वाला कारक हो गया, एक मौसमी गतिविधियों को चलाने वाला, है ना। तो वायुमंडल में जलमंडल का 0.001% भाग सुरक्षित रहता है। एनी टाइम ये सुरक्षित रहेगा, सेफ जोन में रहता है। ये तो इससे आगे मतलब कम नहीं होता, फिर डिक्लाइन नहीं आता इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ हमको मिलते हैं धूल के कण या डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट माइट्स। डस्ट पार्टिकल्स इसमें क्यों रोल प्ले कर रहे हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स देखिएगा कि जो गैसेस हैं वो किसी कंपाउंड पे आकर टिक जाती हैं, ये उसको बेस देता है, आधार देता है। यही डस्ट पार्टिकल अपने चारों ओर पानी को भी इकट्ठा कर लेता है, आर्द्रता इकट्ठी कर लेता है, ह्यूमिडिटी इकट्ठी कर लेता है। ठीक है, इन धूल के कणों को एरोजोल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग सोर्सेस से वायुमंडल में जाने वाले जो धूल कण आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। एक न्यूक्लियस बन जाता है ऐसा जो अपने चारों ओर पानी को इकट्ठा करके रखेगा। तो ये नाभिक हो गया, नाभिक का कार्य कर रहा है क्या करने के लिए, आर्द्रता ग्रहण करने के लिए। आर्द्रताग्राही हो गया, नाभिक हो गया। ठीक है, हाँ। अब धूल के कण सौर विकिरण के परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा ऊष्मा भी अवशोषित करते हैं। जब इन पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, हीट आती है, तो ये हीट क्या है, इस पानी के अंदर, इस बबल के अंदर ट्रैप हो जाती है। ये अवशोषण कर लेते हैं उस हीट का। हाँ, तो वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, आकाश का रंग हमें नीला दिखता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय हमें लाल रंग दिखता है। तो ये सब धूल कण के कारण ही होता है, जो रिफ्रैक्ट करते रहते हैं लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में। प्रकीर्णन होता रहता है, रिफ्रैक्शन होता रहता है लाइट का। ठीक है, और उषा काल जो में गोधूली की तीव्रता और उसकी अवधि के निर्धारण भी धूल कणों से ही होते हैं। धूल कण और धुएं के कण आर्द्रताग्राही नाभिकों का भी कार्य करते हैं, ये हम बात ऑलरेडी देख चुके हैं। धूल कणों का सबसे ज्यादा जमाव कहाँ पर होता है, उपोष्ण या औद्योगिक क्षेत्रों में होता है, और सबसे कम जमाव जो होता है ध्रुवों के निकट होता है। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा जमाव कहाँ हो रहा है? उपोष्ण या औद्योगिक क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में डस्ट पार्टिकल उड़ते रहते हैं। ध्रुवों पर ऐसे पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी कण वगैरह है, ऐसा है ही नहीं। किसके अराउंड आर्द्रता बनाएंगे आप? आर्द्रता बनाने के लिए जगह ही नहीं है, पानी भी नहीं है प्रॉपर, ध्रुवों पे तो जमा हुआ है ना सब। तो आर्द्रता के लिए पानी पिघलेगा, धूप आएगी, पानी वेपर की तरह उड़कर भाप में बदलेगा, ऊपर जाएगा, वाटर वेपर बनेगी, तभी तो बात बनेगी। नहीं क्या? ध्रुवों पे ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल लाइट मात्रा में होता है पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि 6 महीने दिन भी रह रहा है भाई वहां पर, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि जितना उपोष्ण और औद्योगिक लेवल पर है। इसलिए सबसे ज्यादा जमाव यहाँ पर होता है धूलकणों का, और ध्रुवों पर कम होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? देखो, तो ये क्या थी? वायुमंडल का संगठन था कि क्या क्या चीजें वायुमंडल में पाई जाती हैं, किस किस रूप में पाई जाती हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं। ठीक है, कौन सी गैसेस देखी हमने? वायुमंडल का संगठन या संगठन देखा। सबसे पहले नाइट्रोजन देखी, ऑक्सीजन देखी, आर्गन देखी, कार्बन डाइऑक्साइड देखी और हाइड्रोजन देखी। जिनका आयतन या वॉल्यूम देखा, परसेंटेज में हमने कितना है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का था 78.03%, फिर ऑक्सीजन का था 20.99%। डिफरेंस देख रहे हैं आप? मतलब ये वो किताबी कीड़े वाला टॉपर है, आसपास ही नहीं भटकने देता किसी को। 99.9% मार्क्स लाएगा बेचारा, सेकंड रैंक वाला 82% पे पड़ा है। कई सेकंड रैंक है ना। तो ऐसी वैसी बात है ये कि भाई इसमें 20.99% है, डिफरेंस आप देख लो। उसके बाद आर्गन आता है 0.93%, ये तो मतलब 1 यूनिट भी नहीं है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हाइड्रोजन 0.01%। ये मेन गैसेस थी। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी गैसेस भी हैं हमारे पास, जैसे कि नियॉन है 0.0018%, हीलियम है 0.0005%, क्रिप्टॉन है 0.00001%, जीनॉन है 0.000005। मुझे भी नहीं पता, मैं प्रॉपर जीरो गिन रही हूँ या नहीं, भाई तुम गिन लेना। ओजोन है 0.000001%। ठीक है, चलो। तो ये जो गैसेस थी, ये हमने देखी कि भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर है इन गैसेस से बना हुआ है, और ये गैसेस ही क्या कर रही हैं, सारी जो फॉर्मेशन है वो कर रही हैं। एक एक करके हमने सभी गैसेस को स्टडी भी कर लिया। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की, स्ट्रक्चर की। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है वायुमंडल का? ये गैसेस तो ठीक है, लेकिन ये किस किस लेवल पर मिलती हैं, कैसे कैसे संरचना बनी हुई है। तो वायुमंडल की संरचना के संबंध में 20वीं शताब्दी में बहुत एनालिसिस किया गया, अध्ययन किया गया इस दिशा में। त्रिजास डी बोर, सर नेपियर शाह, फ्रेडले, केनली, फेरेब एक्सेट्रा जो वैज्ञानिक हैं, सब ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। काफ़ी सारी रिसर्च की कि भैया क्या क्या सिस्टम है, कैसे चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इन सब चीज़ों को इन्होंने क्लासीफाई किया। तो तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार, किस आधार पर हमने बांटा? तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर हमने वायुमंडल के प्रमुख परतों, इंपॉर्टेंट लेयर्स को बांटा है। कैसे बांटा है? कुछ ऐसे बांटा है, लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर मैं हिंदी में इनके नाम लिख दे रही हूँ साथ साथ। ठीक है, सबसे पहली जो लेयर हमको सबसे नीचे दिख रही है वो है ट्रोपोस्फेयर, यानी कि शोभ मंडल। ठीक है, सबसे पहली लेयर। दूसरी लेयर जो हमको नजर आ रही है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप। ठीक है, दूसरी जो लेयर है हमारे पास क्या है? समताप मंडल। पहली लेयर कौन सी है हमारे पास? ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं शोभ मंडल। दूसरी लेयर है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं समताप मंडल। तीसरी लेयर हमारे पास होती है मीजोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं मध्य मंडल। चौथी लेयर होती है हमारे पास
थर्मोस्फेयर, जिसमें थर्मोस्फेयर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एक पार्ट होता है आयनोस्फेयर, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं आयन मंडल। फाइनली आता है हमारे पास एक्सोस्फेयर, यानी कि बाह्य मंडल, जो कि ब्रह्मांड में जाकर मिल जाता है, जहां पर अंत हमको मालूम नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये है हमारी वायुमंडल की प्रमुख परतें। कैसे डिवाइड किया हमने? टेम्परेचर के आधार पर डिवाइड किया। क्या डिवीजन आता है वो एक एक लेयर पढ़ेंगे तब समझेंगे। हर लेयर में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जीवन संभव हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में समताप चल रहा है, तापमान बराबर चलता है, कहीं पर स्पेसशिप चल रही है, कहीं पर एरोप्लेन चल रहे हैं, कहीं से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही हैं, कहीं मौसमी परिघटनाएं हो रही हैं, कहीं पर बादल बन रहे हैं, कहीं पर बिजली गरज रही है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक जो परत है उसमें अपने अपने फंक्शन है, अपने अपने फीचर हैं। हमको ये समझना है कि भाई किस लेयर के क्या फीचर हैं, किस लेयर का क्या फंक्शन है, क्या उसमें गतिविधियां होती हैं और किस आधार पर इसको हमने बांट दिया है। ठीक है, कौन कौन सी 5 लेयर्स हैं, इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। नीचे से ऊपर तक का ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। क्या है? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर भी बोल देते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ये है 5 परतें। ठीक है, पांचों के नाम, पांचों का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। और डिटेल्स हम देखेंगे कि किस लेयर में क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो एक्शन ले रहे हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे तो ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपोज आता है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ओजोनोस्फेयर है, ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस करना है हमको, फिर मीजोस्फेयर की बात देखनी है, आयनोस्फेयर है, ये बाह्य मंडल है, जो बाह्य मंडल वहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद एक रासायनिक संरचना भी देखेंगे। ये तो फिजिकल संरचना है, एक रासायनिक संरचना जो मार्शल और निकलेट ने दी है वो भी हम समझेंगे। और ये होगा हमारा पूरा टॉपिक, लेकिन ये हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और इतना सभी लोग रिवाइज कर लेना। आगे की लेयर्स कल 15 मिनट में फटाक से बताऊंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको बस एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने हैं मुझे थोड़े से, क्योंकि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं लेयर्स का। गैसेस का हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा था, इसलिए मैंने आपको तसल्ली से करवा दिया। लेयर्स हम ऑलरेडी थोड़ी बहुत स्टडी कर चुके हैं, इसलिए उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देख चुके हैं। आपको बस बेसिक फैक्ट्स लिखवाने हैं मुझे, और उसके बाद हम फटाक से चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे हीट बजट क्या होता है, इंसोलेशन क्या होता है, सौर विकिरण क्या है, पार्थिव विकिरण क्या है, ये सारी चीज़ें हमें आगे समझनी है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी की जो फीचर्स हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ, और एक बार फिर से आप सभी को याद दिला देती हूँ, प्रेप टुडे चैनल आपको सर्च करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। ठीक है, छोटा सा काम आप सभी का ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आई रियली होप कि आपको क्लास में मज़ा आया होगा, क्लास समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई होंगी। कल का टॉपिक आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है, और उसके बाद हम नए टॉपिक की ओर मूव कर जाएंगे कल ही की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए, आई रियली होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी इस टॉपिक को कंप्लीट करके नए टॉपिक की ओर अग्रसर होने के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।